हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। हम पढ़ रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर, और जो है क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है वो। और ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अगली क्लास हम क्या पढ़े थे? अगली क्लास हम पढ़े थे मास परसेंट, पीपीएम, पीपीबी और मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में। और दो कंसंट्रेशन यूनिट हमारा बच गया था, उसको आज पढ़ेंगे। देखते हैं कि वो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मोलालिटी के बारे में। ध्यान रहे, अगली क्लासेस में हम पढ़े थे मोलारिटी के बारे में, और यहाँ पर पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में। कंफ्यूज मत हो जाना। और उसका डेफिनेशन क्या है? इज डिफाइंस एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फॉर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं उसको सॉल्यूशन समझ के, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन कैसे आ जाता है कि वो सॉल्यूशन को ही केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मगर उसको हमको जो डिवाइड करना है, नंबर मोल्स को किससे डिवाइड करना है? पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट से डिवाइड करना है, इसी से डिवाइड करना है। मेरे बात समझ में आ रही है? चलिए आगे। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन तो देख लिया हमने, उसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें कैसे करते हैं? मोलालिटी, उसको स्मॉल एम में डिनोट किया जाता है, मोलारिटी को कैपिटल एम में डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेते हैं, जो प्रॉब्लम पिछले बार लिए थे उसी का थोड़ा एडवांस फॉर्म है। देखिए इससे हमको बहुत ज़्यादा मतलब अंदाजा मिल जाएगा कि मोलालिटी का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू ए कार्सिनोजन। मैं अगली क्लास बताया था कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm और एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मोलालिटी। देखिए अगली क्लास में हमको ये पूछा था कि इसको उसको मास परसेंट में कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इस क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम में हमको क्या पूछा गया है, उसको मोलालिटी में कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए एक डाटा हमको जरूरत होगा, डेंसिटी इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर। देखिए चलते हैं उसको प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं। आपको मैं पिछले क्लासेस में भी बताया था पीपीएम का मतलब क्या होता है। पीपीएम का मतलब होता है कि मिलीग्राम पर लीटर होता है। पीपीएम का मतलब क्या होता है? मिलीग्राम पर लीटर। अगर आप उसको एमएल में कैलकुलेट करेंगे कितना है? माइक्रोग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर आप हमको देखते हैं, हियर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 15 ppm मींस इट कंटेन्स 15 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म पर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको बात मेरा समझ में आ गया? आपको एक बात क्वेश्चन में दिया गया है, डेंसिटी कितना दिया गया है? 1 ग्राम पर लीटर। तो हम क्या ले सकते हैं? 1 लीटर इक्वल टू 1 केजी ले सकते हैं। अभी मतलब मोलालिटी निकालने के लिए हमको दो डाटा चाहिए। मोलालिटी निकालने के लिए हमको दो डाटा चाहिए। पहले मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, ये दोनों चीज चाहिए। देखिए मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हम कैसे निकालें ना? नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि वो तो इतना मिलीग्राम है, तो इतना मिलीग्राम का मतलब इतना ग्राम है, 0.015 ग्राम है ये। उसी ग्राम को अगर क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास में डिवाइड करें, क्योंकि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स इक्वल टू, मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, अगर आपको पिछले वीडियो मोल्स वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। अगर आपको मोल्स के बारे में आइडिया ना हो तो इस चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप मोल्स का वीडियो जरूर देखें। और जो वीडियो हम सीरीज में पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते जाइए। मैं यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जो भी डाउट होता है कमेंट्स करिए, नहीं तो हमको मेल कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। मोलर मोलर मास में मोल्स कैसे निकालते हैं? मास बाय मोलिकुलर मास। तो मास बाई ये मास 0.0115 ग्राम। और एक बात ध्यान दीजिए, हमेशा
मोल्स निकालने में आप जो भी मास दिया होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमको मास जो दिया जाता है ना वो ग्राम में होना चाहिए। उसका मोलिकुलर मास क्या है 11.9। आप निकाल सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का यूनिट है, सॉरी फार्मूला है CHCl। तो कार्बन के बदले 12, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से 1 और क्लोरीन का है 35.5 इंटू 3। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपका वो आ जाएगा कितना 119.5। तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो इसको इतना मिलेगा। उसको अगर थोड़ा क्या उसको राउंड अप कर ले तो राउंड अप करना कैसे आता है आपको, चलिए मैं आगे भी बता दूंगा कि उसको राउंड अप कैसे करना है। मतलब 5 के 2 के बाद ये है 5 है ना, तो इसलिए 5 के बाद 5 है तो इसके लिए 0.000126। तो आपको और भी एक बात है कि 1 kg में ही इतना है, तो kg में तो 1 है, उसको क्या डिवाइड करना है, तो ये जितना मिला हमको उसका मोलालिटी ही उतना है। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। चलिए आगे चलते हैं, उसको फटाफट वाइप आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि और एक प्रॉब्लम देखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारा प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम आपका एनसीईआरटी में है। ये वो वाला प्रॉब्लम इस मतलब ये तो D2 प्रॉब्लम नहीं है मगर इस तरह का प्रॉब्लम है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको बहुत करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी डायरेक्ट मतलब बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से लेकर पूछा जाता है। चलिए वो प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या दिया गया है, द डेंसिटी ऑफ ए 2 मोलर सोल्यूशन इज 2 ग्राम पर लीटर। आपको डेंसिटी गिवन है और उसको मोलारिटी गिवन है। देखिए ये मोलाल नहीं है क्योंकि कैपिटल M दिया गया है, तो मोलारिटी है। कैलकुलेट मोलालिटी, आपको कैलकुलेशन क्या करना है, मोलालिटी कैलकुलेशन करना है। देखिए इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक तरीका है। आपको मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, आपको दो चीज चाहिए। एक चाहिए मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। आपको मोलारिटी कैलकुलेशन करने क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसका चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट चाहिए। और क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। ये दोनों चाहिए। देखिए सॉरी मास ऑफ द सॉल्वेंट, मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट बोल दिया। चलिए ये दोनों कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए पहले हमको मोल्स कैलकुलेशन करना है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज दिया गया है कितना 2 मोलर, सो इट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ NaOH पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मोलारिटी का डेफिनेशन तो वही होता है ना, तो इसलिए ये आप लाइन समझ में आ गया। इफ वी टेक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1000 ml, यहाँ पर एक बहुत मतलब आपको ये वाला चीज बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, सर हम 1000 क्यों ले, मतलब ये जो 1000 ml हम लिए हैं ना उसको कैलकुलेशन करने के लिए लिए हैं कि आराम से हम कैलकुलेशन कर पाए। क्योंकि हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करना है, मास कैलकुलेशन करना है। मास तो हमको दिया नहीं है और डेंसिटी ने हमको मास कैलकुलेशन करना है, तो हमको वॉल्यूम को एक चीज लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम हम क्या लिए 1000 ml, तो इट कंटेन्स 2 मोल सोल्यूशन। अगर यहाँ पर लीटर में 2 मोल्स है तो ये 2 मोल्स का सोल्यूशन है, तो इसी से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उसमें NaOH कितने ग्राम है। क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, यहाँ पर मतलब मोल्स आपको दिया गया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से वो मास निकल जाएगा। इसमें वही मैं किया हूँ 40 × 2 80 ग्राम ऑफ NaOH दिया है। ये जो NaOH है वो है सॉल्यूट, और डेंसिटी से हम पता कर सकते हैं उसमें मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, तो डेंसिटी दिया गया है, सो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम है 2 × 1000, तो 2000 ग्राम हो गया। तो 2000 ग्राम से हमको क्या निकालना है, मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ मोलालिटी में आपको मास ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ द सॉल्यूशन
इसको मत डाल देना, नहीं तो प्रॉब्लम में गलती आप करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन ग्राम है 2000 माइनस 80, क्योंकि आपको सल्यूट कितना है 80 ग्राम है, आपका सॉल्यूशन कितना है 200 है। तो सॉल्यूशन से अगर सल्यूट को सॉरी 2000 है, 2000 से अगर सल्यूट का जो जितना ग्राम है उसको अगर माइनस कर देंगे आप, आपका जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है आपको मिल जाएगा। कितने हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना है कि 1920 ग्राम, ये मिल गया आपको। और इसी को तो डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 मोल्स पहले से दिया गया है, और उसी को आपको मतलब ये जो आपको मिला उसको 1000 ग्राम में लेना है। तो इसको डिवाइड करते हैं 1000 ग्राम में, आपको मिल जाएगा इतना। ये है इसका मोलालिटी। समझ में आ गया मेरे प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो उस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब टाइप का प्रॉब्लम आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है, मतलब आगे भी आएगा, तो इसको ज़रूर समझे। चलिए, और एक लास्ट जो आखिरी हमारा कंसंट्रेशन यूनिट है हम पढ़ेंगे अभी, वो है नॉर्मलिटी। ये आपका एनसीईआरटी का बुक में इसके बारे में थोड़ा नहीं दिया गया है, मगर आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। और इसे मैं कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम लिया हूँ नॉर्मलिटी से, और थोड़ा जो एडवांस प्रॉब्लम है हम एक क्लास लेंगे कि पूरे जितना आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरे सारे प्रॉब्लम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है नीट में, हम उसको सब सॉल्व करेंगे। और मैं सिर्फ सॉल्व करूँगा एनसीईआरटी के बेसिस पे, कोई भी हायर आपको कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करूँगा, मैं जो पढ़ाया हूँ उसी का बेसिस पे सॉल्व करूँगा। देखता हूँ, चलते हैं आगे। ये है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट फॉर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये नॉर्मलिटी को समझने से पहले हमको एक चीज देखना पड़ेगा, वो है मोल्स इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है? मोल्स तो हम जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट्स हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? मोल्स इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू n। व्हाट इज द n? n इज ए इंटीजर, और ये जो n ये डिफरेंट एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, मतलब रिएक्शन में ये वेरी करता है। तो इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, कैलकुलेशन ऑफ n फॉर एसिड n इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। आपको ये बात मेरा जरूर ध्यान देना, मतलब अगर आप एक एसिड ले लें HCl, उसके में कितना, इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, मतलब अगर HCl कोई बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको कितना हाइड्रोजन को उसका रिप्लेस करेगा? एक ही। और H2SO4 है वो 2 है, अगर H3PO4 है वो वहां पर 3 है। तो आपको तो ये जो H है ना वो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम को दर्शाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर HCl में कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है 1, मैं वहीं पर लिखा हूँ। H2SO4 में कितना है 2। तो N का मतलब समझ में आ गया फॉर एन एसिड्स। और बेस के लिए कितना है? वो जितना हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर सकता है। बेस का तो मतलब वही होता है कि हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करता है। तो फॉर NaOH बेस का मतलब N का वैल्यू कितना होगा 1। फॉर CaOH2 N का मतलब कितना होगा 2। तो इसी बेसिस पे हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे कि आपको वो देगा क्या, ये जो कंसंट्रेशन में दिया गया है उसको आप, ये मोलारिटी में दिया गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मलिटी में। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं कि अगर 0.52 मोलार NH3, तो आप NH3 का पहले आपको पता होना चाहिए कि NH3 एक बेस है, और NH3 क्या करता है कि एक NH3 में पावर होता है कि ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। एक हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और इसमें ये कन्वर्ट होता है NH4+ में। तो अगर ये एक हाइड्रोजन को
एक्सेप्ट कर सकता है, तो उसमें n का वैल्यू कितना है 1, और आपको मोलारिटी गिवन है कि 0.52 इंटू 1, तो नॉर्मलिटी में भी उतना ही होगा। और एक बात चलिए आगे बोलता हूँ वो बात को, थोड़ा और एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। इसमें देखिए H2CO4 H2C2O4 H2C2O4, इस C2O4 क्या होता है, हाइड मतलब ऑक्सालेट। C2O4 क्या होता है, ऑक्सालेट। और ये क्या होता है, ऑक्सालिक एसिड। ये क्या होता है कि ऑक्सालिक एसिड। यहां पर देखिए 0.45 इंटू 2, इसमें 2 क्यों होगा, इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, इसमें दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सालेट आयन में 2 माइनस है, तो इसलिए दो हाइड्रोजन उसको चाहिए। तो यहाँ पर 0.45 इंटू 2, ये नॉर्मलिटी में हो गया कितना 0.9। और ये है कि ये है एसिटिक एसिड, आपका नाम तो सुना होगा, विनेगर में यूज होता है। तो ये है CH3COOH। तो CH3OH जो होता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो मतलब n का वैल्यू 4 होगा क्या, नहीं 4, ये बहुत वीक एसिड है। यहाँ पर देखिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम किसको बोला जाता है, जिसको हम रिप्लेस करते हैं। ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये कार्बन के साथ जो अटैच है 3 हाइड्रोजन एटम, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये वाला हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है। और आपको आगे आगे चलेंगे तो मैं बताऊंगा पोलैरिटी की वजह से हम हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का पोलैरिटी जो होता है ना वो बहुत कम होता है। कार्बन का होता है 2.4, हाइड्रोजन का होता है 2.1, तो उसमें पोलैरिटी नहीं बनता है, उसमें पोलैरिटी नहीं बनता है। तो अगर पोलैरिटी नहीं बन पाता है तो हम उस हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकते। मगर यहाँ पर बन सकता है, ये ऑक्सीजन ये इज ए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन। सो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो उसको हम निकाल सकते हैं। इसलिए उसका यहाँ पर जो उसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है वो 1 होगा, तो इसका n वैल्यू 1 होगा। तो इसका कंसेंट्रेशन गिवन है 0.24 इंटू 1, तो नॉर्मलिटी बन गया, आपको मिल गया। और एक बात यहाँ पर बताना चाहता था कि जो आपका नॉर्मलिटी का वैल्यू कभी भी मोलारिटी से कम नहीं हो सकता। आपको मैं ये बात बता दे रहा हूँ, मगर अगर आप कर दिए कहीं पे कर दिए कि नॉर्मलिटी का वैल्यू मोलारिटी से कम है, तो आप मतलब सोच लेना आप गलत कर रहे हैं। वो इक्वल हो सकता है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी इक्वल हो सकता है, मगर नॉर्मलिटी का वैल्यू कभी भी मोलारिटी से नीचे नहीं हो सकता। आप मेरा बात समझ गए। तो चलते हैं, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में कुछ कुछ जगह पे कंफ्यूजन होती है, इसलिए आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ। क्या कंपैरिजन है, मोलारिटी डिस्क्राइब क्या करता है, मोलारिटी डिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंप्लीट सब्सटेंस पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मोलारिटी क्या एक्सप्लेन करता है, आपको सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, आपका सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। मगर मोला नॉर्मलिटी आपको क्या कहेगा कि उसमें कितना रिएक्शन हो रहा है, उसमें कितना रिएक्शन है। अगर आपको एग्जांपल मैं एक दूं, मान लीजिए आपका रिएक्शन में 5 हाइड्रोजन है, कोई रिएक्शन में अगर कोई कंपाउंड में 5 हाइड्रोजन है, अगर उसमें 2 रिएक्शन किया ना, वो आपको कौन दिखा देगा, वो नॉर्मलिटी दिखाएगा, नॉट मोलरिटी दिखाएगा। अगर उसमें मगर टोटल जो 5 हाइड्रोजन है ना उसको दिखाएगा मोलरिटी। मेरे बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं और एक मोलारिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, और बाकी ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। और उसका प्रॉब्लम्स जितना है हम और एक क्लास में पूरे डिस्कस कर लेंगे, जितना प्रॉब्लम्स है, शायद 2 भी क्लास लग सकता है, तो लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स पे हम लास्ट में पढ़ रहे हैं ये वाला प्रॉब्लम नॉर्मलिटी पे। देखिए ये वाला प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ 0.54 NaOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 20 ml ऑफ 0.27 नॉर्मल HCl। मतलब ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड के साथ
बेस कोई मिल रहा है तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। वो बोल रहा है कि कितना NaOH चाहिए, ये इसका कंसंट्रेशन गिवन है नॉर्मलिटी में 20 ml ऑफ 0.27 नॉर्मल HCl के साथ रिएक्शन करना है। इस रिएक्शन को करने के लिए आपको एक फार्मूला बताया था, जैसे मोलारिटी में होता था ना वॉल्यूम इक्विवेलेंस फार्मूला, इसमें भी एक फार्मूला है दैट इज N1 V1 इक्वल टू N2 V2। देखिए इस फार्मूला को हम अप्लाई कर दिए। N1 क्या है नॉर्मलिटी, V1 क्या है कितना चाहिए हमको, और यहाँ पर N2 क्या है, यहाँ उल्टा लिख दिया, उसको मैं उल्टा लिख दिया हूँ, यह है 0.27 और V2 है 20। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे V1 को आपको आ जाएगा 10 ml। मतलब इसमें आपको अगर 10 ml आपको अगर NaOH दिया जाए तो इसको ये रिएक्शन हो सकता है, मतलब ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस बात पे आपको चलिए आपको सारे कंसंट्रेशन यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए और ये चैप्टर आज ख़त्म हो रहा है। और इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो और NCERT में मतलब पीछे जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम से उसको करिए, जो भी डाउट्स होता है पूछिए। उसके साथ कोई अगर प्रीवियस ईयर का नीट क्वेश्चन हो, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी एंट्रेंस का क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और बाद में एक बात बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टू मी and completing to this chapter, and like, share, subscribe our channel, and so that it can give me motivation to make more videos for you. Thank you. Bye bye to all.